Okay, let's start our first lecture. जी आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का। इस लेक्चर में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे या जो ओवरव्यू लेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ CSS एंड व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। HTML क्या चीज़ है, HTML क्या करती है, ठीक है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों हमारे इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बेसिक कोर एलिमेंट्स हैं। अगर इन एलिमेंट्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो सारी ज़िंदगी भी आप लगे रहें इसके ऊपर काम करते रहें, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनका पर्पस क्या था, किस चीज़ की इंटीग्रेशन किसके साथ होती है, कैसे होती है, कौन सी चीज़ कहाँ रिजाइड करती है, ठीक है, किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और इसके बारे में मज़ीद डिस्कशंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। इट्स द बिग पिक्चर ऑफ द HTML5 CSS3। यानी कि हम लोग अब ये बात नहीं करते, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, HTML को HTML5 कहते हैं, CSS को CSS3 कहते हैं और जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट बोल रहे हो। हम आज ये पढ़ेंगे कि इनको ये सारा कुछ क्यों कहा जाता है, ये कहाँ से इवॉल्व हुए, कहाँ तक आए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है, HTML को HTML5 क्यों कहा जाता है, CSS को CSS3 क्यों कहा जाता है, एंड सेम अबाउट द जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वेब। वेब के अंदर जब भी हम आते हैं तो हमें एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है www। www का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपको www लिखना पड़ता है या आपको बाज़ बार नहीं भी लिखना पड़ता, लेकिन नॉर्मल सेंस में हम लोग इसको www बोल रहे होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, या W3 भी बोलते हैं इसको। अब मैं जो डेफिनेशन कोट करने लगा हूँ कि www क्या चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है, इज़ एन इंफॉर्मेशन स्पेस एंड वेयर ओवर डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज रिजाइड एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय URL। एंड क्या चीज़ URL से आइडेंटिफाई होती है। देखिए अब कहानी नहीं पढ़नी हमने हमने सीधे चीज़ों को समझना है। ये स्लाइड्स के ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है ये सारी डेफिनेटली मेरा दाएं बाएं का नॉलेज, जो भी मैंने ओवर द टाइम चीज़ों को पढ़ा देखा समझा, वो मैंने इन स्लाइड्स के ऊपर लिखा है, ठीक है। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं चीज़ रिपीट कर देता हूँ और देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि काइंडली बी ऑन टाइम, ठीक है। इट्स नॉट ओवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग बार बार चीज़ों को रिपीट करें, ओके। तो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि इंस्ट्रक्टर से पहले आप लोग यहाँ पर हों, ठीक है। दिस इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होने के बाद फिर आप लोगों के पे काफ़ी कुछ आ जाता है ना। अच्छा, अब मैं बता दूं कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर लेने जा रहे हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है, कौन सी चीज़ किससे कैसे लिंक होती है, कहाँ बड़ी होती है, और हमारे इस पूरे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर ये क्या पार्ट प्ले करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं www के बारे में कि W3 क्या चीज़ है। W3 एज पर वर्ल्ड वाइड वेब विकीपीडिया इसको कहता है कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस, दिस इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग यहाँ पर अब दो चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत बेसिक सी चीज़ है। कंप्यूटर साइंस में जब हमने भी पढ़ी थी कंप्यूटर साइंस तो हमें सबसे पहले टीचर ने आके डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में डिफरेंस पढ़ाया था। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग कि डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ योर डेली बेसिस के ऊपर या ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड आपके पास जो चीज़ भी कलेक्ट होती है किसी भी डाटा स्टोर के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर, दैट इज़ डाटा। आप अपना एक नोट पैड ले लेते हैं, नोट पैड के ऊपर अभी जैसे मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो आपको लगता है कि नहीं यार ये स्लाइड के ऊपर नहीं लिखी, ये इसने एक्स्ट्रा बोली है, वो आप लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप जब घर जाके इस चीज़ को रिपीट कर रहे होंगे या रिवाइज कर रहे होंगे तो आप चीज़ों को, सिमेंटिक्स को मिलाएंगे आपस में। जो आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है दैट इज़ डाटा, और जब आप उनको मिला के उनके सिमेंटिक्स को मिला के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे दैट इज़ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा विदाउट एनी इंटेलिजेंस इज
रॉ डाटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। जब तक उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं डालते, कोई हम लोग सिमेंटिक्स नहीं डालते, हम उसे इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। ओके, तो www इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, डाटा के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस, दिस इज नॉट अ डाटा स्पेस। ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं। रिसोर्सेज का वर्ड जो है ना एक बहुत ही जेनेरिक सा वर्ड है, जैसे हम लोग डाटा बेसिस के अंदर एंटिटी का वर्ड बोलते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट गोज देयर कि रिसोर्स क्या चीज़ है। रिसोर्स कोई आपका किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आपके रिसोर्स कहला सकता है। आपकी वो सारी फाइल्स, हर किस्म की फ़ाइल, चाहे वो इमेज फाइल है, चाहे वो आपकी HTML फाइल है, चाहे आपकी वो कोड फाइल है, ठीक है, चाहे आपकी वो कोई मेटा डाटा फाइल है, वट एवर द फाइल, वीडियो ऑडियो कुछ भी है, उसको कलेक्टिव सेंस में वेब में क्या कहा जाता है, रिसोर्स। ठीक हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी होती है, रिसोर्सेज पड़ी होती हैं। लेकिन वो जो रिसोर्सेज होती हैं, क्या एक रिसोर्स दूसरी रिसोर्स से डिफरेंट होती है? होनी चाहिए, ताकि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक वर्ड यूज होता है, यूनिफाइड रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर का मतलब है कि हर फाइल उस जगह पर एक ख़ास एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई होगी। पीछे पूरा पाथ होगा /index.html, पीछे पूरा पाथ होगा /favicon.ico, पीछे पूरा पाथ होगा /myimage.jpg। हर फाइल यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है दूसरी फाइल की निस्बत। ठीक है, दैट इज URL। फिर क्या होगा, इंटरलिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स डेफिनेटली, ये जो मैं पूरे पाथ बोल रहा हूँ, ये हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। एक दूसरे से हाइपरलिंक से इंटरलिंक हुए होंगे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस हो सकता है। एक HTML का डॉक्यूमेंट अपने अंदर डिफरेंट इमेजेस शो करवा सकता है, यानी कि उसका हाइपरलिंक मेंटेन कर सकता है, डॉक फाइल का हाइपरलिंक मेंटेन कर सकता है। फिर अगली आखिर में बात करता है कि कैन बी एक्सेस वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप www के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या मतलब, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में जो कि URL हैं, ठीक है, और एक दूसरे का हाइपरलिंक एक दूसरे के पास मेंटेन कर सकती हैं और इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं कि यू आर यूजिंग www। सिंपल इज दैट। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जी हमारे वेब के? इसका मतलब है कि अगर हम पिछली डेफिनेशन को लेके चलें तो हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलता है कि वेब के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। वेब के बेसिक एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास HTML रिसोर्सेज होंगी, जो मैंने पूरी कहानी सुनाई अभी, कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, सारा कचरा बला मिला दे तो आपके पास HTML रिसोर्सेज बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, URL। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, उनके एड्रेसेस, एंड पॉइंट्स। फिर HTTP। HTTP क्या चीज़ है? HTTP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, यानी कि रिसोर्सेज को URL से पिक करके ला के आप तक दिखाने के लिए जो एक प्रोटोकॉल यूज होता है नेटवर्क का, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम इस प्रोटोकॉल के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट लेटर कि ये HTTP क्या चीज़ होती है, फिर HTTPS क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्या हमें ओवर द वेब काम करने के लिए HTTP को ही यूज़ करना पड़ता है, कोई और प्रोटोकॉल्स भी यूज़ होते हैं कि नहीं होते, इन ऑल दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग वेब की बात करें तो वेब की कुछ शक्ल ऐसी बन जाएगी। शक्ल ऐसी क्या बनेगी जी, कि हमारे पास ये देखें नीचे क्या चीज़ मौजूद है, ये दिस इज़ ओवर, ये जो नीचे है वेब सर्वर और डॉक्यूमेंट, ये हमारा सर्वर साइड है। हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक हमारे पास सर्वर साइड मौजूद है और एक हमारे पास क्लाइंट साइड मौजूद है। मैं अच्छा, अब ये जो क्लाइंट साइड मौजूद है, वो क्लाइंट साइड क्या चीज़ है? क्लाइंट साइड आपके ब्राउजर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, वट एवर, हंड्रेड्स ऑफ ब्राउजर अवेलेबल आउट देयर ना।
ठीक है, ये वेब सर्वर है। अब यूज़र आएगा, कहाँ पर बैठेगा एक यूज़र, एंड यूज़र कहाँ बैठेगा, एंड यूज़र विल बी यूजिंग अ क्लाइंट। ठीक है, वो ब्राउज़र खोलेगा, ब्राउज़र खोल के उसके अंदर क्या लिखेगा, google.com। google.com लिख के जो ही इंटर करेगा, हिट करेगा, तो क्या होगी, वो HTTP रिक्वेस्ट होगी। HTTP दरम्यान में एक लेयर है, वो नज़र आ रही है ना आपको, 2 वे लेयर। ठीक है, HTTP एक प्रोटोकॉल है जो क्या करेगा, गेट करेगा, पोस्ट करेगा, पुट करेगा, पैच करेगा, डिलीट करेगा। दीज आर द डिफरेंट HTTP वर्ब्स कहलाते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। HTTP वर्ब्स के नाम से बोला जाता है। वर्ब्स का मतलब उसके जितने काम वो कर सकता है। HTTP गेट कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, पुट कर सकता है, पैच कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऑप्शन कर सकता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं उसकी। तो HTTP क्या करेगा, क्लाइंट कहेगा सर्वर को कि भाई मुझे ये पेज दो, वो सर्वर के ऊपर जाएगा, सर्वर उस पेज को क्या करेगा, जनरेट करेगा या पेज को पैदा करेगा, या पेज को एक्सेस करेगा, जाके लेकर आएगा पेज को। अब पेज को जो मैं बातें कर रहा हूँ, पेज को जनरेट करना या पैदा करना या उसको बनाना, ये सारी कहानियाँ हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे कि पेज जनरेशन क्या चीज़ होती है। क्लाइंट के ऊपर क्या चीज़ आके रेंडर होगी, क्लाइंट के ऊपर सिंपल एक HTML का पेज आएगा। क्लाइंट को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये पेज कहाँ से सर्व होके आया है, कोडिंग क्या है, फलां क्या है। हाँ, अब ऐसे टूल्स हैं जो आपको ये बता देते हैं कि इसकी सर्वर साइड के ऊपर क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, क्या क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा फ्रेमवर्क है। हैं, कुछ ओपन रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हाँ मिल जाते हैं, डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह पेज हमें आके सर्व होगा। अब उस पेज के अंदर क्या कुछ होगा, देखें उस पेज के अंदर हमारे पास HTML का पेज है हमारे पास, उसके अंदर CSS पड़ी हुई है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट है। हम आगे इस एलिमेंट्स के आगे पढ़ेंगे कि इसके बाकी एलिमेंट्स क्या है। कि HTML तो एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर CSS क्या कर रही है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है। अब ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है URL के अंदर http://server.com/document1.html, ठीक है, तो ये सर्वर अपने पास से डॉक्यूमेंट बनाएगा, डॉक्यूमेंट क्लाइंट को भेजेगा, क्लाइंट के ऊपर जाके ब्राउजर में वो डॉक्यूमेंट सर्व होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ये नहीं होगा कि यूज़र को मिल जाएगा ना, यूज़र के पास डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के अंदर सर्व होगा, और ब्राउज़र के अंदर सर्व होने का अगर मैं बहुत टेक्निकल वर्ड में बोल दूँ तो रेंडर होगा। ठीक है, क्लाइंट हमेशा रेंडर कर रहा होता है अपने अंदर वो चीज़ें। अच्छा, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना शुरू करें। वाई डू वी नीड, कहाँ शुरू होती है ये बात। देखिए, अब जैसे मैंने स्लाइड के ऊपर सर्वर साइड बिल्कुल फेड आउट कर दिया है, सर्वर साइड फेड आउट कर दिया है, यानी कि हम लोग बात ही क्लाइंट साइड की कर रहे हैं। हमारा ये पूरा कोर्स क्लाइंट साइड पे फोकस है, सर्वर साइड पे फोकस ही नहीं है। वी नेवर बॉदर कि सर्वर साइड के ऊपर हमारे पास क्या चल रहा है। क्या मतलब, हमें इस चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वर साइड के ऊपर नोड चल रही है, ठीक है, सर्वर साइड के ऊपर .NET चल रहा है, सर्वर साइड के ऊपर PHP चल रही है, सर्वर साइड के ऊपर कोई पाइथन चल रहा है, कौन सा फ्रेमवर्क सर्वर साइड के ऊपर है, हमें इस चीज़ के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल दैट वी नीड टू डेवलप द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड के पेजेस, क्लाइंट साइड के एलिमेंट्स, क्लाइंट साइड की एक्सेस, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से डाटा आएगा, उसको हमने क्लाइंट में प्रेजेंट करना है। हमें क्लाइंट सर्वर साइड से कोई सरोकार नहीं है। इसका मतलब है सर्वर साइड सारा ख़त्म। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हमें इस साइड से इस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए कि ये HTTP है या HTTPS है? नो, क्लाइंट साइड डेवलपर को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। उसने सिर्फ रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, व्हाटएवर, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। आगे सर्वर साइड के जो पाइपलाइन रिक्वेस्ट है उसने कॉन्फ़िगर करना है कि ये रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, इसका टोकन कैसे मैनेज करूंगा, इसका सेशन में कैसे मैनेज करूंगा। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर। वो सारी सर्वर की तकलीफ है, क्लाइंट ने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब क्लाइंट पे अगर हम बैठे हैं तो हमने क्या करना है, क्लाइंट के ऊपर हमने CSS सीखनी है। CSS मीन द कैस्केड स्टाइल शीट। क्लाइंट के ऊपर हमने HTML का पेज बनाना सीखना है। क्लाइंट के ऊपर CSS लिखनी सीखनी है। CSS का ताल्लुक किससे होता है, यूज़र इंटरफेस से। CSS का ताल्लुक यूज़र इंटरफेस से। यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। पहली 2 चीज़ों का ताल्लुक डायरेक्ट दूसरी 2 चीज़ों से है। CSS का ताल्लुक यूज़र इंटरफेस से है, जावास्क्रिप्ट का ताल्लुक यूज़र एक्सपीरियंस से है। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट का ताल्लुक किससे होता है, डॉम मैनिपुलेशन के साथ, हम आगे बढ़ेंगे। और कैस्केड स्टाइल शीट का ताल्लुक क्या है कि कौन सी चीज़ कैसी लगेगी यूज़र इंटरफेस के ऊपर। जिसे आप कह लें सुर्खी बॉर्डर है हमारे ब्राउज़र की।
अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस बैठी है, कुछ कहती है नहीं सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और कुछ कहती है नहीं नहीं मैं इन चीज़ों में तो चीता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इन चीज़ों के बारे में पढ़ने की। ठीक है, मुझे तो पता है सब कुछ। अगेन मैं क्या बात कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप जितने मर्जी गुरु हैं, आप जिस वक्त किसी ऐसे जगह से जाके पढ़ें, किसी ऐसे बंदे से आप पढ़ रहे हों, किसी ऐसी आप टीम से आप पढ़ रहे हों जिस टीम ने उस चीज़ के ऊपर सालों काम किया हो, प्रोफेशनली चीज़ों को डेवलप किया हो, दे विल गेट योर जर्नी इनटू अ कंसाइज, इनटू अ लेट्स, आपकी चीज़ को कंसीव करवाएंगे, एक माइलस्टोन अचीव करवाएंगे आपको। आपने बहुत सी चीज़ें की होंगी, आप कहेंगे यार मैंने ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा ओके व्हाट आर योर आउटपुट्स, व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर योर एप्लीकेशन दैट यू हैव डेवलप्ड सो फार, तो आप कहोगे नहीं मैंने फुल फ्लैज तो कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन ये टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, मैं डाटा टेबल्स में प्रेजेंट करा देता हूँ, फलां करा देता हूँ। तो लेकिन हम जब बात करेंगे अच्छा यार इसके अंदर ऑटोमेशन कैसे की है, इसके अंदर कोई एनिमेशंस का इफेक्ट, जब आप कहोगे हाँ यहाँ पर मैं मार्क आ जाता हूँ, दैट आर द मेन पंच पॉइंट्स जहाँ पे कोई ट्रेनर, कोई अच्छी टीम आपकी हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नॉविस हैं, जाके उनको हम क्या पढ़ाएंगे, उनको हम ये बताएंगे, जैसे अभी ये स्लाइड्स चल रही हैं, पूरी प्रेजेंटेशन चल रही है, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाई डू वी नीड टू लर्न दिस कोर्स। अच्छा, और दूसरा जो आता है, एक बंदा आता है, गुरु आता है, हम उसे बताते हैं कि नहीं यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्नोलॉजी में ओवर द टाइम नहीं आ गई हैं, हो सकता है तुम्हें देखने का मौका ना मिला हो। ठीक है, ये काम ऐसे हो रहे हैं, ये काम ऐसे हो रहा है, आपको अच्छा ये काम मैं पहले तो ऐसे करता, कहते नहीं 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 अब ऐसे नहीं करना, अब ऐसे करोगे तो इसके अंदर फलां वल्नरेबिलिटी है वो रेज हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपकी एप्लीकेशन इनसिक्योर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा अच्छा यार आप पढ़ रहे हो, कहते हैं हाँ जी मैं ना वेबसाइट से जाके या यूट्यूब की ट्यूटोरियल के ऊपर से जाके ना मैं चीज़ों को सीखता हूँ। तो मैंने उसे कहा ओके यार आप ऐसा करो कि मुझे ये बताओ कि आपने HTML, कहते हैं हाँ जी मैंने तकरीबन यानी कि मेरी 95% HTML कंप्लीट हो गई है। मैंने कहा ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स इन द HTML ना, तो वो कहता है नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा मैं एक बात बता दूं कि आपको 100% पता है इसके बारे में, लेकिन यू कांट टेक्निकली एक्सप्रेस दीज थिंग्स के पेयर टैग्स क्या होते हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं। फिर वो सोचता रहा, कहते हैं हाँ मैंने ये चीज़ फलां जगह देखी थी लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी थी। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई इंस्ट्रक्टर, कोई ट्रेनर बताता है, और ख़ास करके वो प्रोफेशनल बंदा। छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, आजकल की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप अगर ऐसा टीचर पढ़ा रहा हो जिसने आज तक कभी कोई कुल्फ़ी नहीं बेची, कोई दुकान नहीं लगाई, तो वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएगा, वो क्या बच्चे को बताएगा कि बेटा बिजनेस करते हुए किस किस्म के आपके पास चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, किस किस्म की आपने चीज़ों को देखना है, डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं आपके। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा जो अभी हम जितने भी लेक्चर्स दे रहे हैं आस्क होराइजन्स के अंदर, ये लेक्चर्स हम लोग वीडियो में अपलोड भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी किस्म की भी इस एज अ ट्रेनर, एज अ लेक्चरर, इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत नज़र नहीं आती कि हम लोग कोई लेक्चर दें और वो वीडियो वहाँ पे ना रखें, क्योंकि स्टूडेंट ने जो हमसे लेने के लिए आना है ना वो मेंटोरशिप है। स्टूडेंट ने अपनी कैरियर काउंसलिंग हमसे लेने के लिए आना है। स्टूडेंट कभी भी अगर इल्म किताबों में होता ना तो आजकल पूरा पाकिस्तान बहुत पढ़ा लिखा होता और सारे बहुत अच्छे होते। खुद ही पार्ट प्लेस। जी, हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, ये चीज़ इंशाल्लाह हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और ये जो आपके पास पूरा लेक्चर 100% लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा। लाइफ टाइम का मतलब है कि जब तक यूट्यूब चल रही है। ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, हमारे वीडियो लेक्चर सारे वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, आप पढ़ें, देखें, बार बार सुने, बार बार उस कंसेप्ट को पढ़ें, और चीज़ को जितनी दफ़ा आप सुनेंगे, जितनी दफ़ा उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके जहन में नए सवाल उठेंगे कि ये बात इसने क्यों की थी, ये बात इसने क्यों की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी कि अब वेब के बारे में हमने एक छोटा सा इंट्रो पढ़ा है, और अब हम इसके बारे में चीज़ों को कंसाइज करते हैं, कवर अप करते हैं कि वेब है क्या। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमें वेब के बारे में ये पता चला है कि यार वेब जो है ना, इंटरनेट आया था 80s के अंदर। इंटरनेट कब आया था? 80s में आया था। वेब कब आई थी? 90s में आई थी। ठीक है, ये ऐसी
मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर बैक ऑफ योर माइंड पता होनी चाहिए कि यार इंटरनेट कब आया था, ठीक है, फ़लाँ चीज़ कब आई थी, फ़लाँ चीज़ कब आई थी। इन चीज़ को इंटरलिंक करना आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग वेब को यूज़ करना चाहते हैं, ये जो वेब का पूरा एक www की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ चाहिए होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने देखा कि हमें एक सर्वर साइट चाहिए होती है और एक क्लाइंट साइट चाहिए होती है। सर्वर साइट के अंदर क्या होता है, सर्वर साइट के अंदर एक हमारा एक मशीन होती है, ये जो मैंने पीछे स्लाइड में आपको प्रेजेंट की। हेयर वी हैव अ मशीन नोन एज द वेब सर्वर, ठीक है। ये मशीन है हमारे पास, इसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक सर्वर, एक भाई अच्छी खासी स्पेक्स का, अच्छी खासी थ्रूपुट की मशीन होती है, जिसके अंदर हमारे पास रैम, इसके अंदर हार्ड डिस्क, यानी कि उसकी अपनी जो रिसोर्सेज होती है अच्छी खासी होती हैं रिसोर्स, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोसेसेस होंगे, बहुत सी ऐसी कॉल्स होती हैं जो कि रिसोर्स हंगरी होती हैं, ठीक है ना। तो सर्वर उस चीज़ का नाम होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे पास URLs हमें चाहिए होते हैं। URLs क्या होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को सर्वर के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें HTTP, हमें किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है उस सर्वर की ओवर द वेब। यानी अगर मैं यहाँ पे बैठ के google.com करता हूँ तो मुझे google.com के नेटवर्क पे होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क पे होने के बाद मेरी मशीन को उस प्रोटोकॉल का और उनकी मशीन को उस प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि भाई डाटा आएगा जाएगा कैसे। प्रोटोकॉल का मतलब है हैंड शेकिंग, ठीक है, कि वो आपस में बातचीत कैसे करेंगे, उसका जो डाटा आएगा वो कैसे समझेगा, क्या क्या हिडन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डाटा कैसे आएगा, वो डाटे को प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट को वापस भेजेगा तो कैसे भेजेगा, किन चंक्स में भेजेगा। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट बिटवीन दीज टू मशीन्स, ठीक है। अ वेब ब्राउज़र टू व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सर्वर ने अपना काम कर लिया, रिसोर्सेज लेकर आ गया, नेटवर्क बिछ गया जिसके अंदर HTTP का प्रोटोकॉल मौजूद था, ठीक हो गया। उसके बाद जितनी रिसोर्सेज सर्वर के ऊपर पड़ी थी वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल भी हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लाइंट कहाँ पे आके बैठेगा, सर्वर साइड की बातें होगी, नेटवर्क की बातें होगी, मीडियम की बातें होगी। क्लाइंट कहाँ पे आके बैठेगा, क्लाइंट आके बैठेगा वेब ब्राउज़र पे। तो आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसने ये सारे काम करते हैं। ओके जी, हाँ जी, अब हम लोग एक बात करते हैं कि हमने सीखना क्या है, टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, और क्यों सीखनी है, कौन सी सीखनी है टेक्नोलॉजीज़, दे आर रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़, और कैसे सीखनी है, जो पीपल उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारे पास, दैट इज़ HTML, के व्हाट इज़ एन HTML। हमने पीछे सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब की बात की है, अब हम बात करते हैं कि हमारा HTML क्या चीज़ है। HTML इज़ द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके नाम के अंदर इसकी पूरी डेफिनेशन पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, किस चीज़ का, मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज किसको कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज होती है जो टैग्स से बनी होती है। किससे बनी होती है, टैग्स को यूज़ करके बनी होती है, ठीक है। टैग क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे कि टैग किसको कहते हैं। ये कहाँ यूज़ होती है, वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ होती है और वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आप एक वेब पेज बनाएंगे जो कि वेब एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि वेब के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ होती है वो क्या होती है, HTML होती है। और ये क्या, ये एक स्टैंडर्ड है। अब हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि ओवर द टाइम HTML कैसे इवॉल्व हुआ। HTML सबसे पहले 1990s में फर्स्ट स्पेसिफिकेशन HTML की दी गई, और ये सारी कहानी, अच्छा चलें, 1990s में पहली स्पेसिफिकेशन दी गई, 1993 में इसका पहला ड्राफ्ट आया, तो 1995 के अंदर HTML 2.0 बन गई। यानी कि पहले HTML 1 थी, फिर HTML 2 आई, फिर HTML 3 आई, फिर HTML 4 आई, फिर 4.01 आया, और बहुत बड़ा गैप रहा 4.01 और 5 के दरमियान। कम्युनिटी बिल्कुल खामोश है। खामोश का मतलब है कि चीज़ें अपनी एक स्टैंडर्ड हालत में चल रही थी। नोबडी केयर्स अबाउट कि इसको इवॉल्व होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अभी मैं अगली एक टेबल शो करूँगा, उस टेबल के अंदर मैं ये सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताता हूँ कि फिर उसके बाद
14 के अंदर HTML5 आई और 2016 के अंदर HTML5.1 और 2017 में HTML5.2। और अभी ये कहा जाता है कि अब यानी कि इस वक्त तक की जो इनकी स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि HTML का कोई नया वर्जन हो सकता है फिर कभी भी ना आए, क्योंकि HTML के इस वर्जन के अंदर हर वो चीज़ दे दी गई है जो ज़रूरत की है। किसको ख्याल आया जी कि HTML होनी चाहिए? www किसने बनाई? वेब ब्राउज़र किसने बनाया? ये इन्वर्टर इसका इन्वेंटर जो था वो बर्नर्स ली था। इसने 1990 में www की पहली ईंट रखी थी। www वर्ल्ड वाइड वेब की और वेब ब्राउज़र्स की इसने सबसे पहली ईंट रखने वाला बंदा, सबसे पहला काम रखने वाला बंदा बर्नर्स ली था। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि 1993 में एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है जिसने इसके ऊपर काम किया और इसका अगला वर्जन लेकर आए। ठीक है, ये वही टीम है जिसने TCP/IP के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद 1996 के अंदर W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने काम किया। ठीक है, जो टिम बर्नर ने ही बनाई थी, अक्टूबर 1994 में बनाई थी और इसने अपना एक अगला वर्जन दिया। 2000 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसे ISO, यानी कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो W3C थी, ये एक प्रॉपरली एक रजिस्टर्ड हो गई ISO के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस के अंदर। और 2004 के अंदर एक ऐसा ग्रुप उठा, 2004 के अंदर, मैं जैसे आपको पीछे स्लाइड में बता रहा था ना कि ये देखें 2000 से 2010 तक बिल्कुल खामोशी, ये सारी कम्युनिटी सोई हुई है। तो यहाँ पर एक ग्रुप था, क्या मुख्तलिफ डेवलपमेंट कंपनी या ग्रुप्स के अंदर से कुछ लोग उठे, जैसे मोजिला के अंदर से, ओपेरा के अंदर से, एप्पल के अंदर से, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, उस ग्रुप ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं यार W3C बहुत स्लो हो गई है, स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, थिंग्स नीड टू बी वेरी मच स्टैंडर्ड एंड इनके अंदर जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी आनी चाहिए। ठीक है, रिवीजन्स बहुत जल्दी आनी चाहिए। तो इन रिवीजन्स को मेंटेन करने के लिए और रिवीजन्स को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ओवर द टाइम, ताकि इसकी स्टैंडर्डाइजेशन हम वाकई कह सकें कि ये स्टैंडर्ड एक बॉडी इसको मैनेज कर रही है, ये कुछ ग्रुप आए, उन्होंने कहा जी WHATWG यानी कि वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप बना और ये W3C के साथ मिलकर काम करना शुरू हो गया। उन्होंने कहा यार ये काम जो है स्टैंडर्डाइजेशन, ये सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है। ठीक है, इसके लिए अच्छे खासे लोग होने चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल्स होने चाहिए जो कि अपनी इनपुट दें। और 2004 के बाद इसके ऊपर यानी कि बड़ा तेज़ी से काम हुआ और इसके स्टैंडर्ड्स बड़े अच्छे मेंटेन हुए और आज आपके सामने HTML5 अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स आउटपुट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होती है, HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम लोग कि इसको हम लोग कहते हैं जी कि हाई पेज इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आके मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाता। अच्छा, अब HTML का डॉक्यूमेंट अगर हमने बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं आके एक नोटपैड खोल देता हूँ। ठीक है, और नोटपैड खोलने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को Alt+F कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि चलो यार हम लोग एक काम करते हैं कि इसको ना सेव करते हैं। ओके, index.htm, ठीक है, या HTML, लेकिन बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमने इसकी जो एक्सटेंशन है वो ऑल फाइल्स करके सेव करनी है। इसकी एक्सटेंशन ऑल फाइल। जिस वक्त लोग यानी कि 90s वगैरह में काम करते थे, उस वक्त इतने अच्छे इनके पास यानी कि इन्वायरमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, तो यानी कि इवन हमने भी जब काम शुरू किया 2000s के अंदर, उस वक्त भी हम लोगों ने जब डेवलपमेंट की ना, तो या तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो होता था या हमारे पास ये इन्वायरमेंट होती थी नोटपैड की। हम नोटपैड के अंदर खोल के HTML फाइलों को चेंज किया करते थे। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास कोई अच्छे टूल्स, अच्छी चीज़ें मौजूद होती थी। अब तो बहुत कुछ बन गया, नेट के ऊपर ही बहुत कुछ आ गया। ये देखें, index.html या index.html किसी भी फॉर्मेट में सेव कर दें। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, अब इसको मैं क्लोज करूँ तो ये HTML की फ़ाइल बन चुकी है। गॉट दैट? अच्छा, अब HTML की फ़ाइल बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर
इस फाइल को मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर दी जाती है वो दी जाती है, इसको बताया जाता है कि डॉक टाइप, हम बताते हैं कि HTML। ये डॉक टाइप इसका सबसे पहला टैग होता है जो ये बताता है कि भाई जान हम जो काम करने जा रहे हैं ये एक हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट आ रहा है जो आपको आगे मिलेगा। क्या मिलेगा? एक HTML का डॉक्यूमेंट मिलेगा। और HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि HTML का टैग, ये हमने लिखा /HTML। ये जो मैंने हरकत की है, ये जो मैंने HTML लिखा है और इसको फिर दोबारा लिख के यहाँ पे स्लैश डाली है, इसको कहते हैं पेयर क्लोजिंग टैग। क्या कहते हैं? पेयर क्लोजिंग टैग। ठीक है। अच्छा, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको एंड क्लोजिंग नहीं देनी पड़ती, उसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग, आएंगे बाद में। लेकिन ये जो मैंने काम किया है, ये जो HTML के मैंने टैग लिख के पेयर बनाया है, इससे डॉक्यूमेंट को बताया कि भाई तुम्हारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट ये जनरेट हो रहा है। अब HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर एक हेड होता है /head, और यहाँ पे एक बॉडी होती है, ये बॉडी का टैग होता है। मैं जानबूझ के अभी नोटपैड के अंदर ये सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और हेड के टैग के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टाइटल और /टाइटल द बिग पिक्चर। ठीक है। और ये मैं सेव करता हूँ इस पेज को, और यहाँ पे आके इस पेज को मैं डबल क्लिक कर दूँ तो ये ब्राउज़र में खुल जाएगा। गॉट दैट? ये पेज, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। किसी बंदे को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, ये जो मैंने अभी सारा कुछ किया है, कोई मसला है तो बताएं। ओके जी, जुल्कर नैन, ठीक हो गया। ये बिग पिक्चर हमारे पास आ गया। ये बिग पिक्चर क्या था? ये टाइटल था। टाइटल का मतलब है कि मेरा जो टैब होता है ना, इस टैब के ऊपर मेरा क्या लिखा हुआ आएगा। ठीक है, दैट इज़ अ टाइटल। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग यहाँ पे खोलने के बजाय हम इसको फायरफॉक्स में खोलते हैं। यस, ओके, अपडेट्स करना वैसे। ठीक है, हम इसे कहते हैं Ctrl+O D trainings, ask one, big picture and text। You got this। पेज के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम चले एक काम ये करते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा ना अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनाने का मतलब है कि कुछ हमें पता चल जाए कि ज़िंदा है काम। H1 का टैग लगा देते हैं। H1 एक हेड का टैग, हेडर बनाता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं द बिग पिक्चर। ठीक है, और मैं इसको सेव करके यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, वी विल गेट दिस, ताकि हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए कि हमें मिला क्या है। ओके, नो इशू। ये हमारे पास देखें हमारे HTML का पेज बना। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि हमारे पास जो क्या हुआ, हमने क्या बनाया, डॉक टाइप बनाई। ठीक है, और डॉक टाइप से क्या बताया कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा, ये जो काम होता है ना डॉक टाइप बताने से क्या होता है, अगर मैं ये डॉक टाइप का टैग हटा दूं HTML का पेज तब भी चलेगा। ये बताने से ना मैं एक बहुत ही एडवांस चीज़ आपको भी बता देता हूँ। इसको बताने से हम लोग एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी से बच जाते हैं, दैट इज़ XML एक्सटर्नल एंटिटीज़। XML एक्सटर्नल एंटिटीज़ की एक वल्नरेबिलिटी होती है। वो वल्नरेबिलिटी क्या करती है कि वो ये देखती है कि अगर तो ये इसको मेटा डेटा कहते हैं, इसे DTD बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। इससे हम लोग अपने आने वाले जो पार्सर होता है ना, उसको बताते हैं कि तुम्हें किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर उसको उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट मिले ना तो उन ऑब्जेक्ट्स को पार्स ही नहीं करता, वो कहता नहीं ये मेरे है ही नहीं। बात समझ आई?
तो XML एक्सटर्नल एंटिटी से आप बच जाते हैं, ये एक वल्नरेबिलिटी है। सही है। अभी बहुत इनिशियल लेवल है आपका ये कहानी सुनने में, तो इसलिए ना सुने के शेयर आता है। ठीक। तो अब ये हमने HTML का टैग लगाया, हमने हेड का टैग लगाया, हमने बॉडी का टैग लगाया और HTML बनाया। तो दीज आर द टैग्स। अब आपने देख लिया कि HTML का पेज कैसे बना। नेक्स्ट क्या है जी, अब HTML के पेज के अंदर हम लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ बनानी हो, कोई चीज़ों को रेंडर करना हो, तो हाउ कैन वी डू दैट। यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक UL का टैग, UL का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। ठीक है। मैं इसके अंदर एक LI बनाता हूँ, /LI। ठीक है। ओके। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, गॉट दैट। अब मैं इस पेज को अपने ब्राउज़र में आता हूँ और आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। सर ये जो डॉट HTML के साथ है HTML के हाँ, ये साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से स्टैंडर्ड है उसका, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसकी लिस्ट स्टाइल आगे सारा कुछ हो जाएगा। आप कहते हो यहाँ पे कोई तस्वीर लगानी है, यहाँ पे मैंने इसको लाना ही नहीं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। बट नॉट दिस वेरी मोमेंट। ठीक है। ये हमने बना दिया। क्लियर हो रही बात है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि HTML के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि HTML कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास HTML है दैट इज़ HTML5। हमें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ HTML बोलेगा तो मैं HTML5 समझूंगा। ठीक है ना, मैं HTML4 या 1 2 नहीं समझूंगा। सही है। हम HTML से मुराद HTML5 लेंगे। HTML के इस वक्त जो टैग्स हैं, जो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट सेट, इसके टैग का जो सेट आया हुआ है वो ऐसा है कुछ क्या कि HTML का डॉक्यूमेंट होगा, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास हेड होगा, हेड होगा और बॉडी होगी। हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल होगा, दिस एंड दैट, मेटा टैग वगैरह सारा कुछ हम आगे डिफाइन करेंगे। उसके बाद बॉडी होगी, बॉडी के अंदर क्या होगा, हेडर का टैग होगा, उसके बाद फिर मेन का टैग होगा, फिर फुटर का टैग होगा। ठीक है। और हेडर के अंदर नैव का टैग होगा नेविगेशन बार बनाने के लिए। मेन के अंदर आर्टिकल का टैग होगा और असाइड का टैग होगा। असाइड का मतलब है साइड बार वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। आर्टिकल का मतलब है किसी भी किस्म का आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए, कोई भी आपने सेक्शन लिखना है, कोई चीज़ लिखनी है, आप कहते हैं इधर डिस्क्रिप्शन हो, इधर इमेज हो, दैट इज़ आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल के अंदर सेक्शन होंगे और इसमें चीज़ें चलती जाएंगी। गॉट दैट। तो ये उसका एक छोटा सा फुटर है, फुटर के अंदर एड्रेस होगा। अच्छा, अब ये क्यों हुआ, ये ऐसी चीज़ें क्यों लाया HTML5 वाले। नॉर्मली होता ही है कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने आस्क होराइजन्स की साइट बनाई, गो इनटू दैट, और यहाँ पे मैं askhorizons.com खोलता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये साइट हमारे पास सर्व हुई। इस साइट के अंदर क्या है हमारे पास, इस साइट के अंदर ये हमारे पास एक नेविगेशन बार है, ये ऊपर ये नेविगेशन बार है, ये ऊपर जितनी भी। ठीक है। ये उस टैग से हाँ, यहाँ नीचे, हाँ उस टैग से बनी है। ये नीचे बॉडी है सारी, ये सारी बॉडी चल रही है। ठीक है। उसके बाद नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, तो ये हमारे पास फुटर है, ये फुटर है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम लोगों ने कोड देखना है तो हम लोग कहते हैं कि ओके, व्यू कोड, व्यू पेज सोर्स, ये देख लें। हेड, हेड के बाद बॉडी, बॉडी के अंदर हेडर, ऐसा ही है ना, सही है। हेडर के बाद सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस चलते जा रहे हैं। नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, तो नीचे आपको फुटर मिल जाएगा। वी विल गेट ओवर फुटर, काफ़ी नीचे है, पेज काफ़ी बड़ा। ये है जी फुटर। ये देखें, सेक्शन कॉपीराइट, दिस इज़ ओवर फुटर, ये फुटर एरिया। हम लोगों ने फुटर का HTML5 का टैग यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने सेक्शन बना दिए, CSS लगा दी। ठीक है। अब यही काम क्या करते हैं लोग, करते थे पहले। पहले क्या करते थे लोग, डिव्स बनाते थे।
एक डिव यानी कि डिव बनाते थे, डिव बनाते थे हेडर के लिए, डिव बनाते थे नेविगेशन बार के लिए, डिव बनाते थे बॉडी के लिए, डिव बनाते थे फुटर के लिए, अलग अलग डिव्स बनाते थे। उन डिव्स को यही नाम देते थे। उन्होंने कहा यार अब इनको नाम देना छोड़ दो, हमने इनके लिए स्पेशल टैग्स बना दिए। अब उस टैग का नाम फुटर रख दिया हमने, ये टैग बना दी, उस टैग का नाम हेडर रख दिया, वो टैग बना दी, उस टैग का नाम सेक्शन रख दिया। ठीक है ना। तो चीज़ें एक्सप्रेस करना, समझाना, समझना और आगे चीज़ों को डेलीगेट करना रिलेटिवली बहुत आसान हो गया है। यानी कि इस वक्त अगर मैं अपने फ्रंट एंड डेवलपर्स को जब बनाऊंगा और 3 महीने बाद जब आप यहाँ से फारिग हो गए तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये पता होगा कि अगर मैं कुछ टैग लिखता हूँ तो आप उस टैग को समझोगे, आपको पता चल जाएगा देखते साथ ही का अच्छा इसका ये मतलब है यार, ये कर रहा है। हाँ, यानी कि ये जो इसने सेक्शन लगाया ना, इस सेक्शन में ये हो रहा है यार, सेक्शन में ये होता है, आर्टिकल में ये होता है। अब ये नहीं होगा कि आर्टिकल का टैग मैं हेडर के अंदर डाल दूंगा, नहीं, इन चीज़ों का हम ख्याल करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशंस, स्टैंडर्डाइजेशंस क्यों? ऑल ओवर द ग्लोब आप डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, यानी कि एक डेवलपर मेरा यहाँ बैठा है, एक डेवलपर मेरा अगर कहीं लेट्स से कराची में बैठा है, दूसरा डेवलपर हमारा दुबई में बैठा है, अगर इस तरह का काम हो रहा है तो वी डोंट बॉदर कि यार ये काम कैसे होगा। क्यों? दोनों बंदे हमारे इन स्टैंडर्ड्स को समझते हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर कोई ड्राइंग बन के जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ वी वर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ से अगर कोई ड्राइंग बनेगी और ये ड्राइंग बन के मेरी दुबई वाली किसी फॉर्म के अंदर जाएगी या किसी सेक्शन के अंदर जाएगी, तो उनको पता होगा कि यार इसने इंचेस यूज़ किए हैं, सेंटीमीटर यूज़ किए हैं, फुट यूज़ किए हैं, क्या कर रहा है। ये नहीं होगा कि वहाँ पे इंचेस यूज़ हो रहे होंगे और यहाँ पर पता नहीं वही डेसीमीटरों में काम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, यूनिट सेम स्टैंडर्डाइज होंगे। ठीक है, वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे कि ये चीज़ ऐसी ही है। दरम्यान में कोई हैंकी वैंकी नहीं है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है ताकि टीम्स की कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन एज ईजी एज पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जितनी रिसोर्सेज ज़्यादा होती जाएँ उतना काम ज़रा मुश्किल होता जाता है। नेविगेशन से मुराद क्या है? दिस इज़ अ नेविगेशन बार, ये देख लें आप, ये नेविगेशन बार है, जहाँ हम नीचे ऊपर जाते जाएँ, दिस इज़ अ नेविगेशन बार, ये मैंने स्टैटिक रखी हुई है, नहीं थे, HTML5 में है। लेकिन हमारी डिस्कशन इन चीज़ों के ऊपर नहीं होगी कि ये HTML4 में आया कि HTML2 में आया। हाँ, हमने ये सीखना है कि ये HTML5 में क्या आया। ठीक है, बाकी इसकी तफसीर बाद में लिखेंगे हम बैठ के। ठीक, ओके जी, होप्स हो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये सारी बेस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें तय कर लेंगे कि जो आइंदा हम काम कर रहे होंगे आप लोगों को पता होगा कि यार ये क्यों हो रहा है। कल को मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि यार ये क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है। लेकिन जब हम कल को बोलेंगे HTML, CSS, इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, CSS प्रायोरिटी, तो हर चीज़ हमारे बंदे जो होंगे वो इन लाइन होंगे, हमें पता होगा। क्या नहीं होगा कोई इन लाइन तो पूछ लेगा सर इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ इंटरेक्टिव HTML एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुछ तो एलिमेंट्स हैं HTML के जो बहुत बेसिक हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, कोई भी HTML का एलिमेंट आपने बनाना है, टैग लगाना है, उस टैग के अंदर क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है? देखें जैसे ये कंट्रोल्स, ये एक एट्रीब्यूट है, SRC एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक एट्रीब्यूट है। क्लियर हो रही बात? एक्शन एक एट्रीब्यूट है, मेथड एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक एट्रीब्यूट है। लेकिन टाइप का एसोसिएटेड एलिमेंट कौन सा है? इनपुट। ठीक है, नेम का इनपुट, समझ आई? कंट्रोल्स किसका एट्रीब्यूट है? ऑडियो का। SRC सोर्स का, टाइप सोर्स का। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हर एक के अंदर यूज होते हैं, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स है, आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गई। ठीक है ना, ये ऐसे टैब इंडेक्स हो गया, टैब हो गया, ये सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो हर एक एलिमेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन हर एलिमेंट के अपने भी कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो दूसरे के अंदर मिलेंगे ही नहीं आपको। बात समझ आई? ओके जी, जैसे देखिए मेथड का जो एट्रीब्यूट है ये आपको इनपुट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, और टाइप का एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा, एक्शन का एट्रीब्यूट टाइप इनपुट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं खुद बता रहा हूँ, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये ऑडियो का कंट्रोल क्या कर रहा है? ऑडियो का एट्रीब्यूट क्या नाम है, टैग क्या कर रहा है? ऑडियो फाइल्स को अगर हमने ब्राउज़र के अंदर रखना है और वहाँ से प्ले करना है। अब वो जो बात करता था कि दे कैन बी इंटरलिंक यूजिंग द हाइपरलिंक, इंटरकनेक्टिविटी यूजिंग हाइपरलिंक हो सके, दिस इज द इंटरकनेक्टिविटी। यानी कि अब इसके अंदर वो सोर्स जिसका नाम music.mp3 है, जो कि सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, वो इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो रही है। अब समझ आ रही है बात उस डेफिनेशन की कि ये HTML फाइल भी सर्वर पे पड़ी है, music.mp3 भी सर्वर पे पड़ी है, लेकिन HTML फाइल के अंदर music.mp3 का रेफरेंस आ रहा है, इंटरलिंक हो रही है। ठीक होगी ना? किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं कि एंकर के टैग की तरह करें तो वही हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक का मतलब है इंटरलिंक, रेफरेंस मेंटेन होना। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्म का टैग है, पूरे का पूरा फॉर्म हम लोग बनाएंगे। किसी भी किस्म की यूज़र से इनपुट लेनी हो, यूज़र को इनपुट दिखानी हो, ठीक है, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रीड का कोई भी एक्शन करना हो तो हम लोग फॉर्म का एट्रीब्यूट को क्या नाम है, एलिमेंट को यूज़ कर रहे होंगे। इस तरह अगर हमने कहीं पे वीडियो प्ले करनी है, एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लोगों ने अपने आस्क होराइजन के पोर्टल के ऊपर जो स्टूडेंट एरिया के अंदर जो वीडियोस नज़र आती हैं, तो कैसे नज़र आती हैं? यूज़र जाता है, वॉच वीडियोस की क्लिक करता है और वहाँ से जाके आगे उसको सारी वीडियोस नज़र आ रही होती हैं। वो वीडियोस कहाँ पड़ी हैं? किसी भी सर्वर पे हो सकती हैं। ठीक है, क्या वहाँ से लिंक आ सकते हैं? इधर, हाँ जी, इधर लिंक आ सकते हैं, सेम लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, जैसे हमारा, मैंने एक एग्जांपल दी है, मैंने अभी आपको एक सोर्स, व्यू सोर्स करके दिखाया। यहाँ पर क्या पड़ा है? ये हमारा एक चैनल है आस्क होराइजन्स का। इस चैनल के ऊपर हमारे पास क्या पड़ी हैं? वीडियोस पड़ी हैं, ऑडियोज़ पड़ी हैं, सारी चीज़ें, टेक्स्ट पड़ा है, डिटेल्स पड़ी हैं, हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। ये क्या है? ये HTML का पेज है। फाइनली क्या है? HTML का पेज है, जिस मर्जी टेक्नोलॉजी में बना है, PHP में बना है, ठीक है, जैंगो में, जो सा मर्जी फ्रेमवर्क, .NET है, नोड है, वट एवर, लेकिन क्लाइंट साइड में क्या है? एक HTML का पेज है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम HTML के साथ लिए काम कर रहे होंगे तो हमारा सारा फोकस कहाँ पे होगा? ना तो हम लोग प्रोटोकॉल को देख रहे होंगे, ना तो हम क्लाइंट के ब्राउज़र को देख रहे होंगे, ना तो हम सर्वर को देख रहे होंगे। हम किसको देख रहे होंगे? हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को देख रहे होंगे। दैट्स इट। HTML का डॉक्यूमेंट कैसे लिखा जाता है? अब ये मैं थोड़ी सी इन्वायरमेंट के बारे में बता दूँ। हमने टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया था, ओके, ठीक है। हाउ कुड वी यूज़ एनी ऑफ द टेक्स्ट एडिटर? हम क्या कर सकते हैं? हमें कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहिए? कौन सी इन्वायरमेंट यूज़ करनी चाहिए? क्या हम इंडिविजुअल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें या हम लोग कोई IDE यूज़ करें? ठीक है, IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, कोई और एडिटर्स हो गए, यूज़ करना चाहते हैं, हाँ जी, मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। VS कोड कहाँ से मिलेगा आपको? आप यहाँ पे जाएं ब्राउज़र में, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएं, डाउनलोड फॉर दिस, ठीक है। ओके, हम इसको अपने डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, सेव। ये डाउनलोड होगा, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाए तो मैं अभी देख लेता हूँ कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड अगर खोलना चाहूँ तो कैसे खोलूँगा? जैसे ये पेज मेरा बना हुआ है, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा कोड, VS कोड खोल दें, ठीक है। ये मैंने VS कोड लॉन्च कर दिया। VS कोड इस वक्त मेरे पास 1.50.1 पड़ा हुआ है, और मैं जो डाउनलोड करूँ मेरा ख्याल है वो भी यही है, 1.50.1, ठीक है। सो दैट आई डोंट नीड टू इंस्टॉल द VS कोड इन माई सिस्टम। करूँगा भी तो फिर वही होगा, इसने अपडेट कर लिया अपने आप को, ठीक है। ये VS कोड की इन्वायरमेंट है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा, अच्छा, अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है ये इस फाइल को खोले, इसको खोलने के कई तरीके हैं। एक तो क्या करूँ, मैं राइट क्लिक करके इसी फोल्डर में आऊँ, फोल्डर में आके राइट क्लिक करूँ और मैं कहूँ ओपन विथ कोड, ठीक है। ये .html फाइल पड़ी हुई है,
ठीक, ये HTML की फाइल दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो अब इसके अंदर आप चेंजेस करें, काम करें, सेव करें, उधर जाकर रिफ्रेश करते रहें, आपको चेंजेस नज़र आती रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं इधर आता हूँ, यूजिंग VS Code। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करना है। नोट पैड के अंदर काम करना चाहते हैं, वहाँ काम कर लें। इसके अंदर काम करना आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें एक जगह पे मेंटेन्ड है। अच्छा, वाई नॉट वी गो फॉर द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो एक बहुत बड़ा जिन है, एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंट है, बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के सिस्टम की स्पेक्स उतनी होल्ड ना करती हों, क्योंकि बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें विजुअल स्टूडियो की बहुत बड़ी इन्वायरमेंट की ज़रूरत कतई नहीं है। ठीक है ना? तो इट्स गुड टू हैव VS कोड। या आपको VS कोड में आप कंफर्टेबल नहीं, आप कहते हैं नहीं जी मैं कुछ और यूज़ करता हूँ, जैसे इक्लिप्स हो गया, एटम हो गया। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें मैंने जैसे लिखा अपने पास कोड लिखा, इसके अंदर इसका टाइटल डाला, फलां किया। अब ये क्या काम हो रहा है, ये जो चीज़ें मैंने इसके अंदर की हैं, इस एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें दे रहे हैं, इसके अंदर आपने कुछ देखा होगा कि कुछ नए टैग्स आए हैं। एक मेटा का टैग लगा दिया, एक स्टाइल का टैग लगा दिया, एक स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। ठीक है, अच्छा मेटा का टैग क्या कर रहा है? मेटा का टैग इस वक्त लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि सॉरी मेटा का टैग लगाता हूँ और मेटा में मैं बताता हूँ कि करेक्टर सेट क्या होगा, UTF-8। UTF-8 का मतलब क्या है? मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरा जो करेक्टर सेट है, मैं जिस करेक्टर सेट को लेके चल रहा हूँ वो मेरा UTF-8 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप डिफरेंट करेक्टर सेट्स को अगर सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट करेक्टर सेट्स पे काम करना चाहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर हमने अगर कोई स्टाइल का मतलब ये एक टैग होता है, यहाँ पर हम अपनी CSS लिखते हैं। ये देखें मैंने कमेंट किया है, क्या किया है? कमेंट करने के लिए क्या तरीका होता है? यहाँ करेक्टर डाला, ऊपर उसके रखा हुआ Ctrl+C, Ctrl+C, VS कोड के अंदर आपकी चीज़ को कमेंट कर देगा। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है, मल्टी लाइन कैसे कमेंट की जाती है। और स्टाइल है, स्टाइल के अंदर उसने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS बताया हुआ है, ये बताना ज़रूरी नहीं है अब। ठीक है, करेक्टर सेट का क्या फ़ायदा है? करेक्टर सेट का क्या फ़ायदा है? उसे ये पता होता है कि मैंने इसकी इनकोडिंग कैसे करनी है। डॉक्यूमेंट की इनकोडिंग स्कीम होती है, ये हर डॉक्यूमेंट की अपनी इनकोडिंग स्कीम होती है। ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता देंगे तो अच्छा है। डिफरेंट करेक्टर सेट्स अवेलेबल हैं UTF के, 8 है, 16 है, कितने का करना चाह रहे हैं, एक करेक्टर को कितने बाइट रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो है। ठीक है ना, वो है करेक्टर सेट। स्टाइल है, उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। टाइप इज इक्वल्स टू, ठीक है, टेक्स्ट CSS, सॉरी टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जो मैंने भी काम लिखा है, ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और टेक्स्ट CSS, ये जो लिखते हैं ना यहाँ पे, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS, इससे लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो ठीक है। अब ये जो बातें मैंने की हैं कि स्टाइल शीट है, ये सॉरी भाईजान Ctrl+C, सिंगल लाइन अगर आपने कमेंट डालना है तो सिंगल लाइन कमेंट डालने के लिए हमें क्या करना है? CSS लिखें और यहाँ पे 2 दफ़ा बैकस्लैश, इसको अच्छा सिंगल लाइन कमेंट ये करेगा नहीं, ये कमेंट ऐसे ही करेगा। स्लैश डाला, स्टार डाला
और उसके बाद फिर स्टार डाला और स्लैश डाला, दिस इज़ अ कमेंट। ठीक है, ये काम किस लिए होता है, ये स्टाइल शीट जब हमने बनानी होती है, स्टाइलिंग जब करनी होती है, अभी आता है थोड़ी देर में। ये काम कब करते हैं, जिस वक्त हमने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है तो हम इसके अंदर लिखते हैं। नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसके लिए जो प्रपोज्ड जगह है वो ये नहीं है, वो हमेशा कहाँ है, वो हमेशा कहते हैं कि बॉडी जब ख़त्म हो जाए तब लिखें। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ताकि डॉक्यूमेंट बन जाए, डॉक्यूमेंट के बाद आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, उसे पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाए, पता चले आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है जो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि यार डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो पेज के लोड होते ही वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और वो डॉम एलिमेंट बाद में बनता है, तो आपकी उस एलिमेंट के ऊपर आपकी जावास्क्रिप्ट का कोई असर नहीं आएगा। समझ आई बात की? बॉडी जब कंप्लीट हो जाएगी, हाँ, बॉडी कंप्लीट होने के बाद जावास्क्रिप्ट बिल्कुल एंड पे, बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर नहीं। और सीएसएस में जब भी करेंगे तो स्टाइल CSS तो पहले दे दें, कोई मत, CSS पहले होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट बाद में होनी चाहिए। लेकिन सीएसएस जब यूज़ करेंगे वो खाली स्टाइल के टैग में करेंगे। टैग वो अभी दिखाते हैं, CSS यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये अब कुछ इसने ना यूज़ किया है, एक htmlivecode.com एक साइट है, ये मैंने नेट से देखी थी। ऐसी बहुत सी साइट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। htmlivecode.com ये मौजूद है। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा मौजूद है, चीज़ फ्रेमवर्क मौजूद है, है नहीं, वो तो है, लेकिन मैं ऑनलाइन कोडिंग के लिए ना, जैसे आपके पास मौजूद है ना, जैसे HTML लाइव कोड है ना, यहाँ पर आप कोड लिखते जाएं और राइट साइड पे आपको उसका इफेक्ट दिखाता जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ H1, स्ट्रक्चर शो करता है राइट राइट साइड पे, ठीक है, ये लाइव कोडिंग है, है? ये ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, जो कर लें। और एक और चीज़ थी, कोड craft.tv एक साइट है, इस साइट के ऊपर वो बताता है कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। ये क्या चीज़ है, स्टैक ब्लेड्स। ठीक है, ये ऑनलाइन एडिटर है, ये ऑनलाइन कोड एडिटर है। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू ऐप, हम कहते हैं कि एक ऐप बनानी है, स्टैटिक HTML CSS3। index.html, ये index.html की फाइल ये VS कोड जैसे ही है है। हाँ बिल्कुल वही चीज़ सारी देगा, लेकिन इसमें मैं आउटपुट भी शो करेगा। करेगा ना, उसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है, वो जो काम आप करते जाते हैं ना, वो साइट पीछे से अपडेट होती रहती है। ये मैं आपको बता दूंगा ये अभी। साथ में सब में share हाँ बिल्कुल, यानी कि वो आप यहाँ पे सेव करेंगे ना VS कोड में, तो पीछे ब्राउज़र में आपके जाने से पहले वो इफेक्ट आ चुका होगा। यस सर। ठीक है, HMR हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ओके जी। अच्छा, अब क्या हम लोग लाइव क्या कर सकते हैं, एक तो फ्रॉम स्क्रैच कोड कर सकते हैं, दूसरा फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने HTML के अंदर काम करना है तो दो तरीके हैं, एक कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच, एक कोडिंग यूजिंग फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क से मुराद एंगुलर, रिएक्ट, MVC, .NET, PHP, दीज आर द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। ठीक है, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। एंड पर आपको बनाकर क्या देंगे, HTML ही बना कर देंगे, लेकिन वो इसका अगला स्टेप है, इस वक्त हम लोग उस पर जंप नहीं करेंगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स टू रिमेंबर। इस पूरी चीज़ का एक जिस्ट हम लोग कर लेते हैं कि HTML इज़ द बेसिक मार्कअप फॉर द वेब। ये हमने पढ़ लिया कि पूरी वेब का बेसिक मार्कअप क्या है। ठीक है, HTML
अच्छा, उसके बाद HTML के अंदर क्या चीज़ होती है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि एलिमेंट होगा टैग, और टैग का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, कौन समझेगा? ब्राउज़र समझेगा, इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र। स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? ये बनाते हैं। ठीक है, बहुत से एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कौन कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। ठीक है, यू कैन राइट, मैंने अभी बताया कि स्क्रैच से कोड लिख सकते हैं या फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। जी क्लियर है। नेक्स्ट इसका है जी CSS। तो इसको शुरू करने से पहले मेरा ख्याल है कि अभी नमाज का टाइम है, तो जी जनाब। ओके जी, हमारा ये इसका सेकंड टॉपिक इज़ द CSS। CSS स्टैंड्स फॉर द कैस्केड स्टाइल शीट। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं इसलिए बेसिक लेवल पे डिस्कशंस कर रहा हूँ, ताकि कल जब हम क्लास में काम कर रहे हों तो कोई बंदा ये ना कहे, किसी बंदे को ये शक ना हो कि ये क्या हुआ है, अगर ये इसने बात की है तो क्या बात की है। मैं अगर क्लाइंट साइड की बात करूँ, मैं ब्राउज़र की बात करूँ, मैं टैग की बात करूँ, मेटा टैग की बात करूँ, HTML के कोई एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, तो ठीक है, यू विल गेट वेरी क्लियर कि क्या है। ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जितनी भी काम करता जा रहा हूँ उसके साथ साथ प्रेजेंटेशंस स्लाइड्स भी आपको दूँ। ठीक है, तो हो सकता है किसी लेक्चर में हमारे पास स्लाइड्स ना हो तो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगेन वो चीज़ इसलिए प्रोडक्टिव अच्छी हो जाएगी कि आपके पास, यानी इक्वली प्रोडक्टिव होगी, इक्वली हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बेशक भी ना हो उसके अंदर, तब भी वो आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। प्रेजेंटेशन मटेरियल नॉर्मली वहाँ पे काम करता है जहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं दे रहे होते। ठीक है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकें। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास CSS। अब CSS क्या चीज़ है? जैसे मैंने बताया था, कैस्केड स्टाइल शीट, दिस इज द स्टाइलिंग एलिमेंट ऑफ द वेब। वेब की एलिमेंट्स को अगर हमने किसी किस्म का स्टाइल देना है, हम ये कहते हैं कि नहीं यार, इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे ये बनाया, और मैं ये कहता हूँ कि डिव का टैग बन जाए, फिर मैं सॉरी What is your testing on here? Recording. ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये एक इनपुट एलिमेंट बन गया। और मैं कहता हूँ कि यार इसको हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। इसकी स्टाइलिंग करने का सबसे बेसिक तरीका मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टाइल। ठीक है, और मैं इसकी ये कह देता हूँ कि बॉर्डर। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको बॉर्डर दे दो चारों साइडों से 1 पिक्सल्स का, और सॉलिड बॉर्डर दे दो। ठीक है, और इसका कलर RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू, एंड A फॉर उसकी ओपेसिटी होती है। ठीक है, और मैं कहता हूँ 0,0,0,0.1, और ये जो A का एट्रीब्यूट होता है ये 0 से 1 होता है। 0 का मतलब है 0 और 1 का मतलब है 100% के उस वैल्यू के अंदर होता है। अब अगर मैं इस को अपने ब्राउज़र के अंदर देखूँगा, आई विल गेट एन इनपुट एलिमेंट। ये एक इनपुट एलिमेंट मिल गया। ये किस डिव की मदद से आया है? ये डिव से आया। ये डिव से नहीं आया, ये जो उसके अंदर स्टाइल लगाया उसकी वजह से आया। डिव की यार ये देखो ना, कंट्रोल एस कर दिया, मैं डिव ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये मैंने डिव किया, ये अगली डिव कर दी, और इसको भी ये कर दिया, और इसको मैं कह देता हूँ कि लेट से इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, F5 कर दें, ये यूज़र नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो अंदर ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद फिर मैं ये कहता हूँ कि यार इसकी जो पासवर्ड की जो टाइप है ना, वो इस टेक्स्ट बॉक्स की ये पासवर्ड हो जानी चाहिए।
पासवर्ड यूँ ही कर दूंगा तो अब इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी वो लिखी हुई नज़र नहीं आएगी। ये तो है, ये तो एट्रीब्यूट से किया, लेकिन CSS के थ्रू। हाँ जी, ये गेम था, हैं, ये जो पासवर्ड जो शो नहीं हुआ, हाँ टाइप आपने किया तो डॉट से आ गया, जी जी, इससे किया। ये टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड यूँ ही करता गया, ये वो आ गया। इनपुट की टाइप होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ये कैसे की, क्या हुआ है, हम लोग इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ये लो यार, ठीक है, हम कहते हैं बस ये है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सही है। एक तो तरीका इसको करने का ये था। दूसरा तरीका इसको करने का क्या था कि मैं ये स्टाइल का एट्रीब्यूट उठाऊं यहाँ से, ठीक है, यहाँ स्टाइल का एट्रीब्यूट ख़त्म कर दूं, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं कहूँ जो भी चीज़ इनपुट है उसको ये, उसके ऊपर ये CSS अप्लाई करवा दो, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। गॉट दैट? ये जो CSS का तरीका था, जो मैंने स्टाइल इज इक्वल टू करके लिखा था, इसको इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द CSS इम्प्लीमेंटेशन। इसको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रीयूजेबिलिटी का फैक्टर बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने अगर कोई और टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि यूज़र नेम ये ओके लेबल, और मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि ID इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, ठीक है, और मैं फॉर के अंदर फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम, ठीक है, और अगला डिव बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दैट्स माय फर्स्ट को मैं लास्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी CSS जो है ना, ये लास्ट नेम के ऊपर भी लगे, तो मैं ऐसे काम करूँगा। इनपुट, ये क्या हो गया, ये जो स्टाइलिंग का तरीका है मेरा, ये तो खैर उसकी है ना, ये जो स्टाइलिंग का तरीका है ये मेरा कहलाता है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट कि मैंने स्टाइल के टैग के अंदर बना के ना ये चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, स्टाइलिंग कैसी होती है, कहाँ कहाँ होती है, किस किस तरीके से होती है, इसके बारे में परेशान ना हो, ये हम यही पढ़ने बैठे हैं, हमारा कोर्स ही यही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज कवर नहीं हो सकता। ओके, मैं सिर्फ एक आप लोगों को एक ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। स्टाइल शीट पढ़ी आपने, आपने देखा कि स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, स्टाइल के टैग के थ्रू। फिर स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइल शीट कर सकते हैं। फिर ये क्या कैसे कर सकते हैं, फिर एक और काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे कहूँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और मैं कह दूँ कि styles.css, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टाइल नहीं, यहाँ लिंक देंगे, लिंक, यहाँ लिंक, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि styles.css। मैंने जो ही लिंक का टैग लिखा, उसने मुझे बता दिया कि यार एक स्टाइल शीट डालने लगा है, और href इज इक्वल टू style.css। ये वाला CSS का जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट मैं यहाँ, एक सेकंड, स्टाइल, ये वाला एलिमेंट मैं यहाँ से उठाता हूँ, इनपुट, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट। बल्कि एक काम करते हैं, इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे आके हम कहते हैं जी इनपुट, जितनी भी इनपुट्स हैं उनका जो कलर है वो रेड कर दो। कलर से मुराद क्या है कि उनका जो 4 कलर है वो रेड कर दो। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये देखना रेड पे आ रहा है। इसकी एक प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, अब स्टाइल टैग्स हाँ है, उसको इन लाइन से नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है, जो दूसरी हमने अलग से फाइल बनाई है स्टाइल की। हाँ इंटरनल स्टाइल शीट से आ रही है। एक इंटरनल स्टाइल शीट से आ रही है और एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आ रही है। जो अलग फाइल बनाई है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहलाती है।
CSS की जो अलग से फाइल बना दी है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, और जो उसकी स्टाइल के टैग के अंदर हेड के अंदर लिखा है वो क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट है, और जो स्टाइल के अंदर एट्रीब्यूट में लिखता हूँ वो क्या है, इनलाइन स्टाइल शीट है। बात समझ आएगी? ये तीन चीज़ें, ये स्टाइलिंग के तीन तरीके हैं। ठीक है, आपके पास इंटरनल स्टाइल शीट है, देखिए आपके पास इनलाइन स्टाइलिंग है, आप लोगों के पास फिर इंटरनल स्टाइल शीट है, फिर आप लोगों के पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। तो ये तीनों तरीके हैं स्टाइलिंग करने के। ठीक है अच्छा, सबसे अच्छा तरीका कौन सा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि उसके अंदर यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। वही स्टाइल शीट मैं इंडेक्स डॉट HTML में यूज़ करूँ, वही मैं अपने अबाउट डॉट HTML में यूज़ करूँ, वही कॉन्टैक्ट डॉट HTML में यूज़ करूँ, रीयूजेबल होगा। इज इट क्लियर ना? सही है ना? तो ना तो इनलाइन करनी चाहिए कभी, और ना इंटरनल। इनलाइन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इनलाइन कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इंटरनल कर लें, क्योंकि बाज़ात होता ही है कि एक स्टाइल शीट या स्टाइलिंग जो हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डाली होती है, हम चाहते हैं इस पेज के अंदर ना वो कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको ओवरराइड करना पड़ता है, तो हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट के तौर पे डाल देते हैं उसको। बाकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ से, ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ इधर से ओवरराइड कर देते हैं। क्लियर हुई बात की? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CSS सेलेक्टर्स। CSS सेलेक्टर्स क्या है? देखिए, आप एक बात अपने जेहन में ना बिल्कुल ना पत्थर पे लकीर की तरह मिटा लें कि हमारे पास जो चीज़ें HTML में बनती हैं वो ही CSS के अंदर यूज़ होती हैं, और वो ही जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, क्या मतलब? HTML के अंदर आप HTML के टैग्स लगाएंगे, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स लगाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देंगे। ये चीज़ किसने बनाई है? HTML ने। तो क्या CSS के अंदर इन दोनों के सिलेक्टर होने चाहिए? टैग्स के सिलेक्टर भी होने चाहिए और एट्रीब्यूट के सिलेक्टर भी होने चाहिए। वो देखिए, डिव टैग का सिलेक्टर है, ये क्या है, ये HTML का टैग है, वो डिव हो गया, वो p हो गया, वो h1 h2 p, ऐसा ही है ना। फिर HTML का जो एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट की हम ID डिफाइन कर सकते हैं, हर एलिमेंट की ID डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ID सिलेक्टर भी आ गया। बात समझ आई? अगर किसी एलिमेंट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिस एलिमेंट की भी ID पैरा 1 है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर दो। वो जो डिव है वो कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट डिव के हैं, जिनका टैग डिव है, उनका कलर ब्लू कर दो। उनका कलर ब्लू करने का मतलब उनका 4 कलर ब्लू हो जाएगा। एक बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर यूज होता है, और 4 कलर के लिए सिंपल कलर यूज होता है। बात समझ आई? तो सिलेक्टर कैसे हो रहा है, CSS कैसे यूज कर रही है उसके ऊपर स्टाइलिंग लगाने के लिए, बाई टैग, बाई ID, ये इसी तरह बाई एट्रीब्यूट भी यूज होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक काम करता हूँ आप लोगों के सामने, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। हम लोग इसी के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आके कहता हूँ कि पासवर्ड, जानबूझ के मैं नाम रख रहा हूँ उसका पासवर्ड, और सॉरी टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, आ रहा है एक मिनट मैं ला रहा हूँ। असल में मेरे पास प्रेजेंटर व्यू चल रहा है ना, ये आ गया। मैंने एक पासवर्ड की फील्ड बनाई, मैंने क्या किया, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो तेरे पास ऐसे इनपुट जिनकी टाइप पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ जिनकी टाइप पासवर्ड है ना, उनका जो कलर है ना वो, चलो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है ना उनका, वो एक्वा कर दो। ठीक है, तो हम ब्राउज़र पे आते हैं। ठीक है ना, ये इसकी ब्यूटी है। तो हमने कैसे कैसे एक्सेस किया एलिमेंट को, हम लोगों ने एलिमेंट को एक्सेस किया बाय टैग इनपुट लिखा, बाय ID भी कर सकते हैं।
किसी एलिमेंट की आईडी पासवर्ड डाली हुई है ना, तो मैं कहता हूँ आईडी पासवर्ड, लेकिन आईडी के थ्रू प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं लगाई जाती या ये काम क्यों नहीं किया जाता, कम किया जाता है? क्योंकि आईडी पूरे पेज पे यूनिक होनी चाहिए, एक पेज के ऊपर एक आईडी का एक ही एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, जब मल्टीपल एलिमेंट उस चीज़ को करना चाहे ना, तो हम लोग आईडी से नहीं लाते, टैग से ले आते हैं, वरना टैग से नहीं लाते तो हम अलग से एक क्लास बना देते हैं। अच्छा, अब व्हाट इज़ दिस? क्लास 1 इज इक्वल टू कलर, ये क्लास बना रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ डॉट ओके फॉर्म कंट्रोल, ये मैं क्लास बना देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि यार ऐसा करो, हम कहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट कर दो, और ये जो कलर है ना ये ब्लैक कर दो, इसके ऊपर भी ये क्लास लगे, ठीक है। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, हम लोग अब इसके अंदर ना एक CSS की प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं ओके क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये अगर मैंने ये देखना है कि इसके ऊपर HTML लगी, क्या लगी, F12 का बटन दबाएं तो ये आपके पास ये डेवलपर टूल ले आता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं ना, इसको ना राइट साइड पे ले जाते हैं, डॉक टू द राइट, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से ले लें सेलेक्टर और इसको किसी भी एलिमेंट के ऊपर रखें तो आपको बता देगा कि इसने इस एलिमेंट के साथ क्या किया है। ये क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे नीचे आपको पता चल रहा है कि इसके ऊपर क्या कुछ हुआ है। वो बता रहा है कि इस एलिमेंट के ऊपर ये स्टाइल शीट अप्लाई हुई है, मैं कहता हूँ ये स्टाइल शीट ख़त्म कर दो, ये स्टाइल शीट लगा दो। समझ आई कौन कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, इसका लेआउट कैसे बना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट करने का ये तरीका है इस एलिमेंट का। इधर से हम देख सकते हैं इसकी देख सकते हैं क्या लगा है, क्या हुआ है, UI कैसे लग रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको कहेंगे ओके फॉन्ट साइज, हम लोग कहते हैं कि यार ऐसा करो कि इसका एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया फॉन्ट। यहाँ पे आप चीज़ें अप्लाई करके देख लो, आपको जो बेहतर लगे वो स्टाइल फिर यहाँ से कॉपी करो, उधर पीछे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है ना। ये काम है। तो क्या कर सकते हैं, बाई टैग नेम, बाई एट्रीब्यूट, बाई आईडी एंड बाई क्लास, यही चारों काम CSS में, यही चारों काम जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आपको HTML अच्छी आ गई, आपको CSS अच्छी आएगी, आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आएगी, इनफैक्ट jQuery या कोई भी आपको क्लाइंट साइड की लाइब्रेरी बहुत अच्छी आ जाएगी। सर ये div p जो है ये हाँ जी, ये div p का मतलब ये है कि इस div के अंदर जो p लिखी है उसके अंदर ये डाल दे। कोई div है, किसी div के अंदर अगर यानी कि पहले div का टैग लगा है और उसके अंदर डायरेक्ट p का टैग लग गया, p टैग होता है पैराग्राफ, यस सर, ठीक है। div के अंदर जो p है उसके अंदर ये लगा दो, इमीडिएट चाइल्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। H1 H2 एंड p ये जो लिखा हुआ है ये तीनों पे अलग अलग, कोई H1 है उसके ऊपर भी ये कर दो, H2 है उसके लिए भी ये कर दो, कोई p लगा हुआ है उसके लिए ऊपर ये कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब CSS प्रायोरिटी के बारे में कुछ बातें हैं। CSS प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ देखिए हमने कहा p क्लास इज इक्वल टू स्पेसिफिक पैराग्राफ, नीचे लिखा है p क्लास इज इक्वल टू स्पेसिफिक आईडी इज इक्वल टू मोर स्पेसिफिक, और आगे लिखा है पैराग्राफ विद आईडी, ठीक है। नीचे हमने क्या किया, एक आईडी सिलेक्टर लगा दिया, ठीक है ना। हैश मोर स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर रेड एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इधर आईडी दी है। ये बाई आईडी है। कहा कि जिस एलिमेंट के साथ आईडी ये लिखी हो ना, ये आईडी है ना मोर स्पेसिफिक, ये मोर स्पेसिफिक, यानी कि इसका मतलब है इस एलिमेंट के ऊपर ये वाली स्टाइलिंग लग जानी चाहिए। एक बात फिर हमने कहा अच्छा डॉट स्पेसिफिक, जिस एलिमेंट के साथ ये क्लास दी हो उसके साथ ये वाली एट्रीब्यूट सेट हो जानी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज बन जानी चाहिए उसकी। ओह सॉरी,
और जिस एलिमेंट का पी है, यानी कि जहाँ पर भी पैराग्राफ है वहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए, कलर वाइट एंड पैडिंग 5 पिक्सल की हो जानी चाहिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम है अब यहाँ पे। अच्छा, अब जो पी का जो पैराग्राफ है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है, वो ये देखेगा कि इसके अंदर जो टैग बना हुआ है ना, उसकी क्लास देखेगा, उसको कहेगा अच्छा बैकग्राउंड कलर ब्लू है, कलर वाइट है एंड पैडिंग 5 पिक्सल है। 5 पिक्सल की पैडिंग दे रहा है हर तरफ से। ओके, कलर वाइट कर दिया, हाँ जी, फ्रंट 4 कलर वाइट कर दिया, पैडिंग, उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लू किया। लेकिन ब्लू बैकग्राउंड इन दोनों में से किसी का भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो क्लास और एक आईडी, ठीक है, पहले टैग होता है, टैग के बाद क्लास होती है, क्लास के बाद आईडी होती है। आईडी है ना वो उसकी अपनी होती है। सबसे ज़्यादा मैं कहा था आपको, बहुत सिंपल सी बात बताऊं, देखो हम लोग बहुत सी चीज़ें इनहेरिट करके ला रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर हमारा या हम में से किसी का पेरेंट जो है अगर वो बहुत ज़्यादा नमाजी है तो हम बग़ैर मेहनत के या बग़ैर कुछ किए हम उतनी ज़्यादा अच्छे और उतनी अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट की सबसे पहली जो प्रायोरिटी लगती है ना, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ की लगती है। इनहेरिटेड बाद में आती है, जहाँ पर उसकी कुछ नहीं होती ना, इनहेरिटेड वहाँ पे लग रही होती है जहाँ पर उसका कुछ भी नहीं होता। अब ये देखें, ये है तो दोनों पैराग्राफ ना, तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ 4 कलर और पैडिंग इसलिए लग गई क्योंकि 4 कलर और पैडिंग ना तो क्लास में मौजूद थी ना आईडी में मौजूद थी। समझ आई बात? अच्छा, अब अगली बात समझने वाली क्या है? अगली बात समझने वाली ये है कि दोनों के अंदर क्लास लगी हुई है स्पेसिफिक की। क्या लगी हुई है? स्पेसिफिक की। इसका मतलब यह है कि दोनों का बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाना चाहिए था और बॉर्डर जो है वो नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बॉर्डर वाली कहानी अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं और ये बैकग्राउंड कलर ग्रे को देख लेते हैं कि क्लास जहाँ पे स्पेसिफिक लगी हुई है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया, इधर ग्रे आ गया, इधर ग्रे नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि वहाँ पे आईडी के ऊपर भी लगा हुआ है मोर स्पेसिफिक। आईडी इज इक्वल टू मोर स्पेसिफिक। तो मोर स्पेसिफिक में वो देखें बैकग्राउंड कलर कह रहा है रेड कर दो, लेकिन अब अगली कहानी ये आती है कि बैकग्राउंड कलर रेड इसने मोर स्पेसिफिक से ले लिया, इसने बैकग्राउंड कलर स्पेसिफिक से ले लिया, ठीक है, तो बॉर्डर तो दोनों का होना चाहिए था ना। क्या इसका बॉर्डर भी फिर 1 पिक्सल ब्लैक होना चाहिए? ऐसा ही है ना, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक टैग लगा हुआ है इंपॉर्टेंट का। इंपॉर्टेंट का जो जब भी आप डालते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर, इंपॉर्टेंट का एक एनोटेशन डालते हैं, उससे खास इंस्ट्रक्शन जाती है कि जितनी भी इसकी प्रायोरिटीज आएंगी सबको ओवर रूल कर देना और ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी थी? टैग की। टैग के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ थी? क्लास। क्लास के बाद आईडी। ठीक है, चलना तो इसी तरह था उसने। आईडी वाली को देखना था, आईडी कहती है कि भाई 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो, लेकिन क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट का सिग्नल दे दिया गया। उसने कहा अच्छा ठीक है यार, मैं इसको भी बॉर्डर नहीं दूंगा, इसको भी बॉर्डर नहीं दूंगा। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, एडवांस सीएसएस सिंटेक्स है भी कुछ। एडवांस सिंटेक्स का क्या मतलब है? एडवांस सिंटेक्स का मतलब मेरे भाइयों ये है कि हमारे पास ना डायनामिक सीएसएस भी मौजूद है इस वक्त, एनिमेशंस करती है जो। यहाँ पर अब ये कह दिया मीडिया क्यूरी लगाई गई है। मीडिया क्यूरी का मतलब है कि स्क्रीन का साइज़ चेक करेगा कि अगर स्क्रीन का साइज़ मिनिमम 480 पिक्सल्स है ना, स्क्रीन का साइज़ अगर 480 पिक्सल पहुँच गया है मिनिमम साइज, मैक्सिमम पे लगा देगा, मैक्सिमम पे यही कलर कर देगा। इस वक्त स्क्रीन का साइज इतना है, ठीक है, ये स्क्रीन का साइज है। ये स्क्रीन का साइज अगर 480 पिक्सल से कम है ना तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो नॉर्मल चलेगा जो ब्राउजर्स का होता है। लेकिन जो ये 480 पिक्सल जब उससे बढ़ेगा ना तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन हो जाएगा। इसको बोलते हैं मीडिया एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, यहाँ पे ये क्यूरी 2-3 दफ़ा लिखी जा सकती थी। क्या मतलब?
कि मिनिमम 480 हो और मैक्सिमम 600, मिनिमम 600 हो मैक्सिमम 780 हो, इस तरह की कहानियाँ लिखी जा सकती थी। तो मुख्तलिफ मीडिया एंड पॉइंट ऑफ स्क्रीन को छोटा बड़ा करके देखते रहो तो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज होता नजर आएगा। दिस इज द सिंपल मीडिया क्यूरीज, क्योंकि मीडिया अवेयर होती हैं, ये बताता है कि यार स्क्रीन के साथ क्या हो रहा है। जैसे इसने लिखा है ना ऐड मीडिया स्क्रीन, इसका मतलब है कि ये मीडिया क्यूरी किसके लिए, स्क्रीन के लिए है, और स्क्रीन के ऊपर तुमने अप्लाई करनी है ये प्रॉपर्टी। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं अगर इसको यहाँ पे ला के यहाँ लिखूँ और मैं ये कह दूँ ऐड मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे सिंपल मैंने लिखना है कि एंड मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैंने आगे सिर्फ ये करना है कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी, और मैं क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, ठीक है। यही है ब्राउज़र, नहीं है ब्राउज़र हमारा, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ। अच्छा, और स्टूडेंट कलर दे रहा है। जादू हो रहा है ना ये चीज़, स्टूइज, कितने मज़े का काम है। इंशाल्लाह आप भी कभी कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें ये क्या कर रहा है, हैश ग्रेड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट रेड टू येलो, ठीक है। रेड से येलो के बीच में ना कि लीनियर ग्रेडियंट बना देगा, एक कलर रेड रखेगा एक येलो रखेगा और दोनों के दरमियान वेरिएशन सेट करता हुआ वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बटन के साथ किया जा सकता है, किसी भी डिव के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ये अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या दी हुई है, ग्रेड, जिधर जिधर ग्रैड होगा उधर उधर ये कलर आईडी आईडी, चूंकि आईडी है तो आईडी एक ही जगह होगी, ठीक है, पूरे पेज में। एक से ज़्यादा जगह पे होगी तो वो मसला करेगा। अच्छा आप कहते हैं नहीं यार मैंने ये प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह पे लगानी थी, तो इसकी CSS बना दें, क्लास बना दें, क्लास 1 हाँ क्लास क्लास बना दें ना, यानी कि डॉट ग्रेड कर दें, क्लास अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल जगह पे हो जाए। अच्छा अब हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई पहले हम लोग सिर्फ HTML तक थे, लेकिन HTML को अच्छा करने के लिए CSS का इंजन काम करता है, तो ये दोनों मिल के अच्छा काम करते हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ें बना के देते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें पड़ी कहाँ होती हैं, पहले सर्वर पे पड़ी होती हैं, सर्वर से फैच होकर हमारे पास आती हैं और क्लाइंट पे आके ये एग्जीक्यूट होती हैं, इनका सर्वर पे कोई काम नहीं होता। ये दोनों चीज़ें सर्वर पे नहीं बनती। HTML का पेज सर्वर पे बनता है, CSS स्टैटिक कंटेंट होता है, सर्वर से फैच होता है, क्लाइंट पे आता है। HTML का पेज भी क्लाइंट पे आता है, CSS भी क्लाइंट पे आती है, और क्लाइंट पे आके दोनों एग्जीक्यूट होते हैं। मेक दैट थिंग इन माइंड, अगर CSS सर्वर पे एग्जीक्यूट होती तो कभी भी क्लाइंट पे डाउनलोड ना होती, ठीक है ना, क्लाइंट पे फैच होके आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि CSS की कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यूज़ की है, हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर jQuery वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं, कोई और कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो उनके CSS की ये देखें CDN से उन्होंने उठाया हुआ उसका रेफरेंस, डायरेक्ट ऑनलाइन वहाँ से उठाएगा और अप्लाई करेगा, ठीक है। ये बाद में हम देखेंगे। फिर हमारे पास CSS प्रोसेसर। अच्छा इसका मतलब है कि CSS कैसे कैसे अप्लाई की जा सकती है। CSS अप्लाई करने का पहला तरीका क्या है, फ्रॉम स्क्रैच लिख लो, ठीक है। स्क्रैच लिखने के 3 तरीके हैं, हो गए। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, लाइब्रेरीज को यूज़ कर लो। तीसरा तरीका क्या है, प्री प्रोसेसर्स को यूज़ कर लो। प्री प्रोसेसर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पूरी लैंग्वेज मौजूद है LESS के नाम से, वो देखें वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ऐड कलर इज इक्वल टू दिस, ये रन टाइम के ऊपर CSS जनरेट करके आपको देगा और वो CSS आगे अप्लाई होगी, ठीक है। इसको लेस आर्किटेक्चर बोलते हैं। CSS के अंदर भी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, ठीक है। आपने ये बनाया, ये कंपाइल हुई सर्वर से, ये CSS बनी और ये आपको मिली, ये सर्वर पे पड़ी हुई होगी। हमने सर ये लिखना है ऐड ऑफ कलर इज इक्वल ऐड कलर दिस, ए ऐड कलर, अदर थिंग कलर, ऐड कलर, तो जहाँ जहाँ पे कलर होगा वहाँ पर ये चीज़ रिप्लेस होगी और ये CSS बनेगी, ये सर्वर पे बनेगी, और सर्वर से फिर हमारी CSS डाउनलोड होके क्लाइंट पे आ रही होगी। समझ आई, 3 तरीके।
ये सारे काम हो गए। स्टाइलिंग मैकेनिज्म है, स्टैंडर्ड सेलेक्टर प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। सेपरेट स्टाइल्स फ्रॉम द कंटेंट, मेंटेनेबिलिटी और सेपरेशन ऑफ कंसर्न कह लें या रीयूजेबिलिटी कह लें, ये हमारा मेन कंसर्न होता है। CSS प्रोवाइड्स मैनी प्रॉपर्टीज और अभी भी इवॉल्व हो रहा है। यू कैन यूज द CSS बाय राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ लाइब्रेरी और राइटिंग अ यूजिंग प्री प्रोसेसर। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अभी है वैसे जावास्क्रिप्ट, लेकिन वी शुड स्टॉप इट ओवर देयर। ठीक है, थैंक यू।